हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रदीप जानी एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने अपना सीएमए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है गाइस, तो आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे चीज़ों को। अगर आपको कोई इशू होगा तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो, और जो चार डेफिनेशन है हमारी इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और होपफुली अगर एंड करें हम इसी लेक्चर में अपने चैप्टर को। थोड़ा सा ही रह गया है, कोशिश भी करेंगे हम इसकी। तो गाइस, सबसे पहले होती है वेल्थ। वेल्थ क्या है, कितनी तरह की होती है? तो वेल्थ का मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ पर्सन ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड, यानी किसी पर्सनल व्यक्ति की अगर ओनरशिप में गुड्स हैं या स्टॉक है या मनी है तो वो मेरा कहलाया जाएगा पर्सनल वेल्थ। और अगर किसी नेशन यानी किसी देश के अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल जिसका है उसके ऊपर, अगर नेशन का है तो क्या कहलाया जाएगा? नेशनल वेल्थ कहलाई जाएगी, यानी नेशनल वेल्थ कहलाई जाएगी। पर्सनल वेल्थ मान लीजिए जैसे मेरा किसी राम नाम का व्यक्ति है, उसका पर्सनल, उसका घर हो गया, उसकी पर्सनल गाड़ी हो गई, ये सब क्या है? उसकी पर्सनल वेल्थ है। उसके बैंक में रखे हुए पैसे, ये उसका पर्सनल वेल्थ है। ठीक है ना? लेकिन मान लीजिए जो नदियां हैं ये सरकार की हैं, ये जो ब्रिज है, ये जो रोड्स हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये सब पर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। तो ये कहलाई जाएगी नेशनल वेल्थ, यानी देश की वेल्थ। और अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल है, तो वो मेरी कहलाई जाएगी पर्सनल वेल्थ। पढ़ते हैं तो स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर दी ओनरशिप, यानी ओनरशिप कौन, मालिक कौन है उसका? अगर मालिक एक पर्सन है तो कहलाया जाएगा पर्सनल वेल्थ। फॉर एग्जांपल हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। नेशनल वेल्थ का मतलब जिस पर कंट्रोल किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं बल्कि सरकार का है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, रिवर्स हो गया आपका, लैंड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, बिल्डिंग्स हो गई आपकी। तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है इस पर, तो ये कहलाई जाएगी आपकी नेशनल वेल्थ। वेल्थ एंड वेलफेयर एक कॉन्सेप्ट है ये वाला गाइस। वेल्थ एंड वेलफेयर, गाइस ये बोला जाता है ना, वेलफेयर का मतलब लोगों की भलाई और वेल्थ का मतलब पैसा, धन, संपत्ति। तो गाइस ये बोला जाता है ना कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर व्यक्ति की जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती जाएगी तो उसका भला भी होता जाएगा लोगों का। लेकिन ये भी तो है गाइस, ये जरूरी नहीं है। कई बार देखा जाता है कि जिसके पास जितना वेल्थ है बेचारा और परेशान है, तो वेलफेयर उसका नहीं है। ये भी हो सकता है कि वेल्थ जो है, अमीरों की तो वेल्थ बढ़ रही है, मुकेश अंबानी की तो वेल्थ बढ़ रही है, लेकिन जो गरीब है वो और भी गरीब होता जा रहा है। ठीक है ना? तो वेल्थ जो है ना, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। गरीबों को भी इसका फायदा होना चाहिए और अमीरों का भी इसका फायदा होना चाहिए। यानी वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, वो कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। यानी गरीब ऐसा ना कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीब गरीब ही रहा और अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। If a nation goes on creating the wealth without paying any consideration to health and mental peace of citizen, it is doubtful whether the welfare increase, यानी आपका वेलफेयर तो इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन जो लोग हैं उनका वो दिमागी तौर पर संतुष्ट हैं कि नहीं है, वो हेल्दी हैं कि नहीं है। आप एग्जांपल से समझिए, एक बेहतरीन एग्जांपल समझाता हूँ आपको। आप जापान देख लीजिए। जापान में बोला जाता है कि वहाँ की युवा ना इतने पागल हैं अपने काम के प्रति, उनकी जो इतनी ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्या है कि खुशी नहीं है वो लोग। आप देख रहे हैं हर साल उनके युवा इतने मरते जा रहे हैं, वहाँ पर बुढ़ापे का जो दर है ना वो ज्यादा है और युवा जो लोग हैं वो कम है। काम 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 देश को आगे ले जाना, अपने आप को आगे ले जाना, अपने आप को आगे ले जाना, देश को आगे ले जाना है। तो मेंटली तो सेटिस्फाई नहीं है वो। इफ द वेल्थ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली, मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था कि अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब तो था ही और ही गरीब होता जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बराबर होना चाहिए। अमीर और अमीर हो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन गरीबों को भी शायद पैसा मिलना चाहिए। अब है साहब मनी। आइए मनी को समझते हैं, मनी क्या है। इस मनी को समझने के लिए ना पहले एक चीज होता है। अगर हम किसी एक चीज को एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरी चीज के बदले में, मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैंने कोई सामान दुकानदार से खरीदा, उसको बदले में मैं क्या देता हूँ? पैसे देता हूँ। यानी कि मनी का मतलब होता है एक्सचेंज करना एक दूसरे का। आपको एक बहुत पहले, जब बहुत जमाने में पहले मनी के आने से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, यानी सामान के बदले में सामान दिया जाता था। यानी जिस व्यक्ति के पास जो सामान है और जिस किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ और सामान है तो वो आपस में सामान का आदान प्रदान, लेन देन करते थे। लेकिन जब से मनी आई है तब से हम क्या होता है, मनी एक मेजरमेंट है, मतलब कि एक्सचेंज करना, सामानों का आदान प्रदान करने के बदले में जो आप दुकानदार को देते हो वो आपका मनी कहलाया जाता है। हम बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, यानी सभी जगह उसको एक्सेप्ट किया जाए, चाहे वो इंडिया के किसी भी राज्य हो, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जापान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सभी जगह पैसा जो एक्सेप्ट है हमारी फॉर्म। इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सेटिंग डेट, यानी लोगों का पैसों का भुगतान करने के लिए, इसी को हम मनी कहते हैं। यानी पेमेंट एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर सके।
मनी की फॉर्म देख लीजिए गाइस, रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, जो हमारे नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हो गए हमारे। ट्रैवलर चेक का मतलब होता है गाइस बहुत कम से कम 10, अब तो खैर इतना इसका मतलब प्रचलन में नहीं है ये, लेकिन 10-15 साल पहले क्या होता था गाइस कि जैसे मान लीजिए इतने एटीएम हुआ नहीं करते थे, एसबीआई के इतने एटीएम, आज तो खैर विदेशों में भी एसबीआई के एटीएम है, लेकिन पहले ना ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था, किसी देश के पास गए हम, ट्रैवलर चेक लेते थे, यानी आप इतने का सामान हमारे देश में क्या कर सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो, यानी एक तरीके का ये मनी की तरह फॉर्म काम करता था ये ट्रैवलर चेक। उसके बात करते हैं मार्केट। मार्केट का मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर खरीदार और सामान को खरीदने वाला और सामान को बेचने वाला, कोई एक ऐसी जगह जहां पर सामान को खरीदने वाला और सामान को बेचने वाला आपस में मिलते हैं, उस जगह को, उस प्लेस को हम मार्केट बोलते हैं। ओके गाइस। In ordinary language, the term market refers to place where the goods bought and sold, यानी सामान को बेचा और खरीदा जाता है। But in economic, it refers to a system by which the buyer and seller establish contact with each other directly or indirectly with a view to इतना, यानी आजकल हम ऑनलाइन मोड में भी एक दूसरे से मिलते नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो आजकल अब समय के साथ साथ बदलते हुए हमें अपनी अपनी डेफिनेशंस भी तो बदलनी पड़ेंगी। तो यानी सिंपल सा, जिसे उनके बीच रिलेशनशिप बने बायर और सेलर का, वो भी हमारा मार्केट कहलाया जाएगा। यानी ऑनलाइन अमेजोन से हम सामान खरीदते हैं, तो बायर और सेलर भले ही आपस में मिलते नहीं है, लेकिन उनके बीच रिलेशनशिप जो है वो तो बनता है ना कम से कम। फंक्शन ऑफ मार्केट, काम क्या है मार्केट के? टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स के प्राइस क्या है। टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वांटिटी क्या है। मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म मीन्स द टोटलिटी ऑफ ऑल मार्केट, दैट इज द मार्केट। The market mechanism determine the prices and quantities bought and sold of all the goods and services. उसके बाद है गाइस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गाइस कि ना आप सामान को ना, जब आप सामान को खरीदते हो अपने लंबे समय के यूज़ करने के लिए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने घर में टीवी खरीदा है, तो वो टीवी आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा, आपने उसको सालों साल तक देखने के लिए, टीवी मनोरंजन के लिए किया है। आप फर्नीचर लेकर आ गए, आप फ्रिज लेकर आ गए, तो आप उसको लंबे समय तक आप यूज़ करेंगे, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप उसको लंबे समय तक अपने सुविधा के लिए यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दो होती है, रियल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट होती है मशीन्स हो गए, जो फिजिकल फॉर्म में होती है, मशीन्स हो गए आपके, फर्नीचर हो गए आपके, तो इनको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल हो गया आपको, इनको कहते हैं हम रियल इन्वेस्टमेंट, इनको कहते हैं हम रियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप शेयर्स में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आइए गाइस हम आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है गाइस, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जब आप पैसा लगाते हैं, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक और रॉ मटेरियल में जो कच्चा माल होता है उसमें लगाते हैं, तब आप उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और अगर आप पैसा लगाते हैं बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदने में, बड़े बड़े फर्नीचर को खरीदने में, तब वो कवर होता है मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, तब वो मेरा कवर होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। अगर आप रॉ मटेरियल हो गए इनमें डील करते हैं, इनको खरीदने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। पर अगर आप बड़ी बड़ी मशीनों, फर्नीचर में अगर आप पैसा लगाते हो, तो उसको मैं कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। चलिए गाइज, उसके बाद ये होता है गाइज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है, ये आप ये देख लीजिए, यहीं समझ जाएंगे आप। नेट इन्वेस्टमेंट, कितनी आपने ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब जो आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की है और जो आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट की है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और इसमें से जो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन का पता है ना, मतलब कि जब हम किसी चीज़ को सालों साल तक यूज़ करते रहते हैं, तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। जो फ्रिज होता है, जब स्टार्टिंग में खरीदते हैं तो मक्खन की तरह चलता है, लेकिन जब हम उसको 4 साल 5 साल यूज़ कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके उसकी कूलिंग की जो कैपेसिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। कोई मशीन को लेकर आते हैं, स्टार्टिंग में तो मक्खन की तरह काम करती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसमें खर्चे मांगना स्टार्ट कर देती है, वो उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं करती है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आप जितना आप सामान लेकर आए, जितना आपने कुल स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट,
माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो नेट इन्वेस्टमेंट में अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ऐड करना है आपको, ऐड कर देंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। प्रोडक्शन का मतलब को सामान को बनाना, ठीक है गाइस। प्रोडक्शन का मतलब सामान को बनाना, सामान को बनाना। सामान को किस लिए बनाना? सामान को इसलिए बनाना ताकि आप आगे चलकर लोगों को बेच सको और उससे आप पैसा कमा सको। अगर प्रोडक्शन का मकसद ये है कि आप सामान को बेचो और सामान को बेचने से जो पैसा मिलेगा वो आपका होगा, तो वो प्रोडक्शन कहलाया जाएगा। और अगर आप प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं कि आपने सामान को बनाया और आप खुद ही कंज्यूम कर लिया आपने, तो वो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन आप इसलिए करते हो कि आपने प्रोडक्शन किया ताकि आप दूसरों को सामान बेचें, दूसरे लोगों को सामान बेचें, बदले में दूसरे लोग आपको पैसा दें, इसको प्रोडक्शन कहते हैं। अगर आपका मकसद ये है कि आप सामान को बनाओ और खुद ही इसको कंज्यूम कर लो, आपने समोसे बनाए और खुद ही खा लिए, तो ये प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन का मतलब आपने सामान बनाए, तो लोग आए, उन्होंने समोसों को खरीदा आपसे, ये प्रोडक्शन कहलाया जाता है। किसी भी सामान को बनाने के लिए, यानी किसी को बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी हम कहीं पर काम करते हैं तो किसी जगह तो चाहिए हमें करने के लिए, तो पहला फैक्टर्स होगा मेरा लैंड। और उन कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो काम को करवाने के लिए हमें लोगों की जरूरत होगी, तो दूसरा होगा लेबर। तीसरा होगा कि यार मुझे कोई काम करना है तो मुझे स्टार्टिंग में पैसे की जरूरत होगी, मैं अपने बैंक में के पैसों को लगाऊंगा, कम पड़ेंगे तो बाहर से लोगों से भी लूंगा, तो वो मेरा कैपिटल होगा। तीसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल हो गया। और चौथा, लोगों से पैसे लेकर आने हैं, सामान बनवाना है मजदूरों से, इन सब चीजों को मैनेज जो करेगा, वो मालिक जो होगा, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं। प्रोडक्शन का मतलब आप सामान इसलिए बना रहे हैं ताकि आप बाहर लोगों को बेच सकें, बदले में आप उनको आपको मॉनेटरी यानी पैसा मिलेगा। अगर आपका मकसद ये है कि आपने सामान बनाया है इसलिए कि आप उसको खुद यूज करें, बदले में तो आपको अपने आप को तो कुछ पैसा देंगे नहीं, तो इसको हम प्रोडक्शन नहीं 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 बोलेंगे। प्रोडक्शन का मतलब आप सामान इसलिए बना रहे हैं, आप सर्विसेज इसलिए देंगे ताकि आप सर्विसेज दूसरों को दें, बदले में वो लोग आपको मॉनेटरी पैसा दें, इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड यानी सामान को बनाने के लिए जमीन चाहिए, आप जिस जमीन पर आप काम करेंगे, काम को करवाने के लिए आपको लेबर चाहिए और आपको पैसा चाहिए जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, और इन सबको मैनेज करने के लिए आपको एक बंदा चाहिए जिसको मालिक बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। आइए हम देखते हैं। इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर पर्पस ऑफ सेलिंग देम इनटू द मार्केट, यानी लोगों के लिए बनाना, लोगों के लिए बनाना ताकि आप मार्केट में यानी लोगों को बेच सकें, बदले में आप उनसे पैसे ले सकें। इन वन वर्ड प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी संतुष्टि हो, आपको सामान बनाया और आपको पैसा मिला। सोचिए इसमें लिखा हुआ व्हेन अ चाइल्ड मेक्स अ डॉल फॉर प्लेइंग फॉर एंजॉयमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी इट इज नॉट कॉल्ड प्रोडक्शन। मैंने कहा ना कि अपने उस लड़की ने गुड़िया किस लिए बनाई, अपने ही पर्पस के लिए, उसने ऐसी गुड़िया बना दिया, अपने खेलने के लिए बना ली, तो उससे अगर वही गुड़िया वो बनाती और दूसरों को बेचती, बदले में उसको पैसा मिलता, तो इसको प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन उसने गुड़िया इसलिए बनाई ताकि वो खुद उस गुड़िया से खेल सके, अपना मनोरंजन कर सके, तो ये मेरे दोस्तों प्रोडक्शन नहीं कहलाया जाएगा। प्रोडक्शन का मतलब आप सामान बना रहे हैं ताकि लोग उसको यूज कर सकें। 4 तरह के होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपका पहला लैंड, जिसको हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर, जिसको हम मालिक कहते हैं। आइए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है गैस, जो प्रोडक्शन करा, जो प्रोड्यूसर ने सामान को बनाया, अब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन प्रेजेंट इनकम, जो अभी वर्तमान में आपकी इनकम है, फ्यूचर जो आपको मिलेगी तन पैसा, वेल्थ इनकम मतलब जो इस समय आपका पैसा है। सेविंग का मतलब गैस सिंपल सा है, मान लीजिए आपकी इनकम हुई किसी महीने, ध्यान रखना ये 2 पॉइंट मैं एक साथ ही करा रहा हूँ, इनकम और इतना। इनकम का मतलब है गाइस किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपने काम किया, आपने लोगों को सर्विसेज दी किसी पर्टिकुलर पीरियड में, उसके बदले में उस व्यक्ति ने आपको जो दिया वो मेरी इनकम होती है। ठीक है, पहले इनकम समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी करते हैं, 1 महीने यानी 30 दिन आपने काम किया, बदले में आपको मंथली सैलरी मिलती है 1 तारीख को, तो वो हो गई आपकी इनकम। कई बार मान लीजिए मजदूर काम करता है, उसको हफ्ते हफ्ते का सिस्टम होता है कि 1 हफ्ता काम करो फिर उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, तो वो होता है वीकली। ठीक है गाइस, है ना, किसी को क्वार्टरली मिलता है, जैसा भी है। तो इनकम का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने सर्विसेज दी, बदले में हमें जो पैसा मिला वो मेरा इनकम कहलाया जाएगा। और मान लीजिए मेरे को जो इनकम मिली, मान लीजिए 10,000, और मैंने अपने घर परिवार को राशन पानी लाने, बिजली लाने, सिलेंडर करने, इन सब में मैंने 4,000 खर्च कर दी, मान लीजिए इनकम हुई 10,000,
और एक्सपेंडिचर मतलब सर्विसेज खरीदने के लिए जो मैंने दी है, उसको शॉर्टकट मिलेगा एक्सपेंडिचर 4,000। तो सेविंग का मतलब सेविंग कितनी हो गई, 10,000 मेरी कमाई थी, 6,000 में 4,000 में खर्च कर चुका हूँ, तो 10 यानी इनकम कितनी कमाई हुई माइनस खर्चे यानी 4,000, तो 6,000 मेरा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ सेविंग इज इक्वल टू इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटा दो, कितना कमाया और कितना खर्च कर दिया, जो कमाया और खर्च कर दिया जो बचेगा वही तो मेरी इनकम होगी, वही तो मेरी सेविंग होगी। इनका मतलब आपने एक महीने की सर्विसेज दी, बदले में आपको क्या पैसा मिला, और आपने उस पैसे से जो खर्चा किया तो वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपका सेविंग होता है। ये मेरे दोस्तों, चलिए वेल्थ एंड इनकम समझते हैं। वेल्थ एंड इनकम, वेल्थ का मतलब, इनकम का मतलब होता है गाइस, इनकम का मतलब होता है गाइस, इनकम जो है ना हमारा, ये इनकम, इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने जो सर्विसेज दी उसके बदले में जो पैसा मिला वो आपका इनकम होगा। वेल्थ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, मतलब अगर आप आज खड़े हो तो आज आपके पास कितना पैसा है टोटल, वो वेल्थ कहलाया जाएगा। इनकम एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने कितना कमाया, और वेल्थ मतलब अभी आपके पास टोटल कितना पैसा है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है गाइस कि दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। This concept derived from law of diminishing marginal utility. Consumer surplus is the difference between willing price and actual price. मतलब मान लीजिए आपको आपने किसी दुकानदार से आपको ऑफिस से आ रहे थे, आपने किसी दुकानदार से पूछा कि साहब ये टीवी कितने का दिया, तो उसने कहा साहब ये दिया आपका 16,000 रुपये का। आपने कहा ठीक है मैं अगले महीने लेने आऊंगा। आप 16,000 रुपये लेकर उसी दुकानदार के पास गए, आपने पूछा सर ये टीवी कितने का है, पूछ लेते हैं यार, वो तो बात की बात गई। तो उसने कहा, आपने को पता था कि 16,000 का ये टीवी होगा, लेकिन उसने कहा साहब अरे यार सस्ते हो गए, टीवी टीवी हो चुका है 13,000 रुपये का। आपके हैं, आपके मन में था कि 16,000 रुपये, आप तो 16,000 देने के लिए तैयार थे, फिर भी आपने ऐसे पूछ लिया, और अब वो बोल रहा है कि 13,000 की आप सरकार ने टैक्स पे छूट दे दी है कुछ, तो उस वजह से तो आप देना कितना चाहते थे, व्हाट यू वांट टू पे एक्चुअली 16,000 रुपये, और आपको पे कितना करना पड़ रहा है, 13,000 रुपये, तो 3,000 रुपये का फर्क फायदा हो गया। तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट यू एक्चुअली वांट टू पे और व्हाट यू एक्चुअली पे, आप क्या पे करना चाहते थे और आपने एक्चुअली में क्या पे किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है लिखा हुआ है ना, बिलिंग प्राइस यानी कितना आप पे करना चाहते थे और एक्चुअल में आपने कितना किया। बिलिंग तो आप चाहते थे 16, आपको पता था 16 देने यार, आप मानकर आ चुके थे आप, लेकिन आपको पता लग गया कि यार टैक्स सस्ता हो गया थोड़ा सा, उस वजह से टीवी क्या हो गया, सस्ता हो गया। ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। आगे हम पढ़ते हैं गाइस अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको समझने के लिए हम, मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम, फिर हम समझते हैं। आइए साहब, अब हम समझते हैं टोटल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू। ये हम समझेंगे पहले, ये इन दो चीज़ों को समझते हैं हम, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। साहब यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी सामान को खरीदने से, किसी सामान को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। आपने समोसे खाए, एक समोसे खाने से आपको कितना संतुष्ट हुआ आपका मन, दो समोसे खाने से आपका कितना संतुष्ट हुआ मन, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को और ज़्यादा खाते जाएंगे, यदि समोसे को और ज़्यादा खाते जाएंगे तब आपका मन भरता जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी क्या होता है, जैसे जैसे आपका क्या होता है, सामान को बढ़ाते जाते तो आपकी संतुष्टि जो है कम होती जाती है। अब हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं और डायग्राम को समझते हैं। आपने एक यूनिट आपने एक यूनिट मान लीजिए कंज्यूम करी, तो आपको 40 की टोटल यूटिलिटी मिली। यानी टोटल यूटिलिटी मतलब कितनी है, टोटल यूटिलिटी, दो खाया तो 70, और तीन खाया आपने तो 90, और आपने चार खाया तो 100, पाँच खाया तो 100, और छः खाया तो 90। मैंने कहा ना, जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाएंगे चीज़ों को और ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे, एक समय आएगा आपका जीरो हो जाएगा। और अगर आपने फिर भी समूह से दबादब खाया, आपका मन नहीं कर रहा, आपकी पूरी संतुष्टि हो चुकी है, फिर भी आपने खाया तो आपको उल्टी हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे करके गिरती जाएगी, ठीक है ना। मार्जिनल यूटिलिटी कहने का मतलब होता है गाइस, आप देखना,
मान लीजिए आपने जब 1 यूनिट करी थी तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 40 मिली। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपने 1 यूनिट खाई तो कितनी आपको संतुष्टि मिली, पर एक और एक्स्ट्रा खाने से जो आपको एक्स्ट्रा यानी एडिशनल जो संतुष्टि मिलती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट करने से जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखना, पहले पर 40 हो गया, अब दूसरी एक और यूनिट करी हमने, 1 से 2 करी तो 40 से 70 होगा, कितना 30 ज्यादा, फिर 70 से 90 यानी 20, और 90 से 10, और 100 फिर 0 और इतना, यानी मैंने कहा ना एक लेवल 0 होगा और एक लेवल ये भी होगा कि आपको संतुष्टि जो है माइनस हो जाएगी आपकी। आपके 0 तक पहुंचा और आपका फिर माइनस तक पहुंच गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि डिफरेंस एडिशनल यूनिट जो हमने एक और परचेज कंज्यूम करी है उससे जो मुझे एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला वो मेरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए साहब, ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा डायग्राम है। टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हमने यहाँ पर लिख दिया वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में लिख दिया हमने, और यूनिट ऑफ गुड एक्सिस को हमने यहाँ लिख दिया। ये हमने डायग्राम बनाया। तो जो ये हमारा ये डायग्राम है ये हमारा इस तरीके का बनता है, इस तरीके से बनता है हमारा। ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे करके बढ़ता है, फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है टोटल यूटिलिटी का। ये हमारा टीयू है टोटल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारा धीरे धीरे करके हमारा 0 पर आता है और फिर माइनस चला जाता है। देख रहे हैं ना आप, अब 0 पर आया एक लेवल पर और उसके बाद ये क्या हो गया, माइनस भी हो गया, तो इसलिए फिर ये माइनस हो जाता है। ठीक है गाइस। और दूसरा बात मैं ये बोल सकता हूँ कि आप ध्यान से देखना, टोटल यूटिलिटी एक तरीके से और निकाल सकते हैं। देखिए 40 था, 40 और 30 जोड़ा हमने 70 हो गया, और 70 और 20 जोड़ा 90, 90 और 10 जोड़ा 100, 100 और 0 जोड़ा 100, 100 और माइनस 10 जोड़ा 90 हो गया। तो टोटल यूटिलिटी को अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल निकालते हैं तो वो मेरा टोटल यूटिलिटी भी कहलाता है। एजम्पशन यही है गाइस कि जब टीयू बढ़ता है, जब टीयू बढ़ता है तो मेरा एमयू गिरता है। पहली एजम्पशन, जब मेरा टीयू बढ़ता है तो मेरा एमयू जो है कम होता है। जब मेरा एमयू 0 होता है तब मेरा टीयू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जब मेरा एमयू नेगेटिव होता है तो मेरा टीयू गिरना स्टार्ट हो जाता है। 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी मार्जिनल यूटिलिटीज की। पहला, मेरा जब मेरा एमयू गिरता है तब मेरा टीयू क्या होता है, बढ़ता है। जब मेरा एमयू 0 होता है तब मेरा टीयू जो होता है मैक्सिमम होता है। और जब मेरा एमयू नेगेटिव होता है तो मेरा टीयू गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। वो मेन पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे। अब देखिए साहब, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो संतुष्टि है वो क्या होती है, गिरनी स्टार्ट हो जाती है। डिमिनिशिंग का मतलब गिरना। तो मैंने आपको ये समझा दिया है यहाँ पर, दिख रहा है आपकी, देखो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हुआ हाल। 40, 30, 20, 10, 0, -10। तो ये सब क्या है मेरे, मेरा मार्जिनल ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इस गिरने को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि भविष्य के बारे में अभी से अनुमान लगा लेना कि हम ऐसा करेंगे। द सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म डिपेंड अपॉन द सक्सेसफुल डिमांड फोरकास्टिंग, यानी हम कि भविष्य में लोग किस तरीके का प्रोडक्ट मांगना चाहते हैं, अगर हम अभी से उसका उस पर काम करना स्टार्ट कर दे तो कह रहे हैं ना, सक्सेस डिपेंड करती है लोगों को भविष्य में। मान लीजिए नोकिया कंपनी क्यों पिट गई, क्यों, क्योंकि लोगों के बारे में सोचा नहीं। भविष्य ने ओयो आ गया, ओप्पो आ गया, जियो आ गया, एमआई आ गया, उन्होंने लोगों के भविष्य के बारे में देखा। लेकिन नोकिया वही घिसा पिटा चीज लेकर आई, तो इसलिए वो मार्केट में टिकी नहीं। The success of business firm depend upon the successful demand forecasting. Estimation of future demand for product at present income is called demand forecasting. यानी फ्यूचर के बारे में अभी प्रेजेंट में सोचना मेरा डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट से राय लेना। सर्वे यानी लोगों के बीच जाकर सर्वे करवाना। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, लोगों के बीच जाकर जो ओपिनियन लोग देते हैं उनको कलेक्ट करना एक जगह, फिर उस पर काम करना। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट यानी कोई एक्सपेरिमेंट करना। और स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब पास्ट जो हमारा डेटा है
उसके बेस पर काम करना, उसके बेस पर एस्टिमेट लेना। गाइस उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें माना जाता है कि मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं और दो में से मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैंने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमिक्स में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो क्या होता है कि दो में से ना मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक का प्रोडक्ट अगर मुझे बढ़ाना है तो किसी एक का कम करना पड़ेगा, और किसी दूसरे का बढ़ाना है तो फिर इसका कम करना पड़ेगा। दोनों प्रोडक्ट को मैं एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स जो है गाइज वो लिमिटेड हैं। रिसोर्स मेरे पास जो है वो लिमिटेड हैं। ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसका डायग्राम। मान लीजिए पहला ये डायग्राम था, पहला ये वाला डायग्राम था, ये वाला डायग्राम था मान लीजिए पहले, ठीक है। पहले मान लीजिए ये वाला डायग्राम था। और अगर आप ये मान लीजिए वाई है, ये वाई है और ये एक्स है। अगर आप वाई को बढ़ाओगे तो आपको एक्स को कम करना पड़ेगा, और मान लीजिए अगर आप एक्स को बढ़ाओगे तो वाई को आपको कम करना पड़ेगा। पीपीसी की एजम्पशन होती है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, दो ही प्रोडक्ट हैं, और आप उनका 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। गाइज गाइज ये जो था ना, ये डी हो गया आपका, ये जो सी हो गया आपका, इसको कहते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, अपने लिमिटेड रिसोर्स को 100% यूज कर रहे हैं। और ये जो ये वाले पॉइंट हो गए, ए हो गए, या फिर ये वाला बोलूँ मैं, तो ए वाला जो होता है ना, आप ए वाला जो पॉइंट है, आप जो भी पॉइंट्स पीपीसी पर होते हैं तो इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो। और जो पीपीसी से इस तरफ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, यहाँ पर है जैसे ए हो गया, तो ये अंडर यूटिलाइज है, आप अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर बाहर पॉइंट होते हैं, यहाँ इस तरफ होते हैं, तो माना जाता है कि ये तो असंभव है। ये जो लाइन है इसका मतलब है कि आप 100% अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस अगर इससे अंदर अंदर होता है, यहाँ पर होता है, तो इसका मतलब आप अच्छे से इस्तेमाल अपने रिसोर्सेज का नहीं कर रहे हैं। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये वाले जो होते हैं पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पर अगर आप काम कर रहे हैं तो 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर इसके नीचे काम कर रहे हैं तो आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का 100% यूज नहीं कर रहे। और यहाँ माना जाता है कि आप 100 से भी ज्यादा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही असंभव है। 100 ही नहीं कर पाते हम लोग, तो 100 तो असंभव है। हो सकता है कि 100 में से 100 में से 150 नंबर आ जाए, नहीं ना, 100 में से ज्यादा से 100 ही आ सकते हैं ना, या तो कम आएंगे उससे। और मैंने बताया था आपको, मान लीजिए वाई का बढ़ाना है तो आपको एक्स का कम करना पड़ेगा, और एक्स का बढ़ाना है तो वाई का कम करना पड़ेगा। तो पीपीसी में एक प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो दूसरे का कम करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ आप दोनों प्रोडक्ट को नहीं बढ़ा सकते हो। वही पीपीसी की एजम्पशन है कि स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है। दिखाया था आपको मैंने कि जो स्लोप था इस तरीके से होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण होता है। यानी आप एक को बढ़ाओगे तो एक कम होगा, एक को कम करोगे तो दूसरा बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है, और कॉनकेव होता है इसका स्लोप। इसका जो स्लोप होता है ना, वो क्या होता है, कॉनकेव होता है। अब हम ये नोट पढ़ लेते हैं कि अगर कोई भी पीपीसी कर्व जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी लाइन होता है, तो उसका मतलब होता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है गाइस कि आपके पास मौका है कोई। मान लीजिए आपके पास आप इंटरव्यू देने गए किसी दो कंपनियों में, दोनों ही कंपनियों ने आपको सिलेक्ट कर लिया, एक 20,000 रुपए दे रही है और एक 25,000 रुपए दे रही है, तो आप सिलेक्ट किसको करेंगे, 25,000 वाले को। तो 20,000 वाली छोड़ दी। तो इकोनॉमिक्स बोलती है कि जो आपने ये छोड़ दी ना, जो आपने बेस्ट सिलेक्शन को जो चूज किया है उसके कारण आपने बुरे वाले को छोड़ दिया, तो वो बुरे वाला भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। बस ये मुझे कंसेप्ट समझाना था, वैसे फिलहाल यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। इफ पीपीसी कर्व इज स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, यानी आपने कोई भी मौका नहीं खोया। ऑल द कॉम्बिनेशन विच ऑन द लाइज ऑफ पीपीसी कर्व आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी जो मैंने आपको बताया था कि 100% आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो अगर पीपीसी लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं। शिफ्ट ऑफ द पीपीसी कर्व इज नथिंग बट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी अगर मान लीजिए आप 100 से भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, अगर आप इन पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं तो आप 100% करें। अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपकी टेक्नोलॉजी खतरनाक वाली हो चुकी है अब। एनी पॉइंट अगर मान लीजिए जो ऐसे बिलो है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो आप मान लीजिए अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगला पढ़ते हैं कि पीपीसी कर्व जो है वो किस तरीके से इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैंने बताया था ना गाइस, ये वाला अगला पॉइंट कि पीपीसी कर्व सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हमारे पहली प्रॉब्लम होती है। हाउ टू प्रोड्यूस दूसरी प्रॉब्लम होती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हम वो सामान बनाएंगे, हमारे पास लिमिटेड जो है ना वो रिसोर्सेज हैं, तो हम उन सामानों को बनाएंगे जिन सामानों को लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है ना, लोगों की रुचि किस में है, लोग किस सामान को खरीदने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे दोस्तों उन्हीं सामान को हम बनाएंगे जिनका
खरीदने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन सामान को खरीदने में लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको बनाकर हम करेंगे क्या? ठीक है मेरे दोस्तों। अगला है फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब किस तरीके से बनाया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी ज्यादा से ज्यादा लेबर से काम करवाया जाए, या मशीन इंटेंसिव टेक्निक यानी ज्यादा से ज्यादा मशीन से काम करवाया जाए। जो आपको सस्ता पड़ेगा, जो आपको कॉस्ट कम देगा, आप उसका चुनाव करिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब गरीब लोगों के लिए बनाएं या अमीर लोगों के लिए बनाएं। गरीब लोगों के लिए बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको उतना पैसा ना मिले जितना आप जितना आपने सामान को बनाने में लगाया है, और अमीर लोग आपको पूरा पैसा दे दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए गरीब लोगों के लिए सामान बना रहे हैं, या फिर मुनाफा कमाने के लिए अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं। पीपीसी का से आप डिसाइड कर सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाया जाए, और हाउ टू प्रोड्यूस किस तरीके से बनाया जाए। लेबर से ज्यादा काम करवाया जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा मशीनों से काम करवाया जाए। तो मेरे दोस्तों पहला चैप्टर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसके मल्टीपल क्वेश्चन जो हमारे एक एक नंबर में है दोस्तों, ये भी हम करेंगे। मेरे साथ आप चलते रहिए बस। पहला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। हु इज द फादर ऑफ हु वाज द फादर ऑफ हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। सेटलिस्ट पीरियड्स मींस मतलब अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद, मैंने बताया था माइक्रो इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में। इन इकोनॉमिक गुड्स इंक्लूड मटेरियल थिंग्स विच कैन बी विजिबल और कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी बोथ ए एंड बी। आइए मेरे दोस्तों अगले आगे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। नेचर ऑफ पीपीएफ कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। इफ पीपीआर इज लीनियर, अभी हमने पढ़ा था कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीएफ इज, पीपीएफ से पार जाए, यानी ये मान लीजिए पीपीएफ हो गया, ये हमारा पीपीएफ हो गया, इससे अगर पार जाता है तो मैंने कहा था अनअटेनेबल होगा। और इफ एन इकोनॉमी इज वर्किंग एट द पॉइंट लेफ्ट टू पीपीएफ, यानी पीपीएफ से लेफ्ट यानी यहाँ पर काम कर रही है, तो वो मेरा क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ढंग से काम नहीं कर रहे आप लोग, आप अपने 100% यूज ही नहीं कर रहे हो आप यूटिलाइजेशन का। यहाँ पर 100% यूज होता है, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा, और यहाँ पर 100 से भी कम। दोस्तों पहला हमने अच्छे से कर लिया है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू जीबी से इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज अ सोशल साइंस। अकॉर्डिंग टू टॉप राइट इज गिवन टू मैन। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, हाँ आइए देखिए हम दूसरे का आंसर देखते हैं अपना। दोस्तों ज्यादा चले गए हम। ये हमारा वेलफेयर और मार्शल और न्यूट्रल, वेलफेयर मार्शल और न्यूट्रल। अकॉर्डिंग टू welfare definition economic is a social science. According to Marshall top priority is given to man. According to Lionel Robbins, इसका पूरा नाम था Lionel Robbins, Robbins economic must be neutral between ends. Alternative uses of limited resources leads to scarcity of choice. According to definition ना हम 6 का देखते हैं। हमारा scarcity, Sixth हमारा according to scarcity definition economic analytical science. Growth definition is mostly associated to all, Samuelson ने दी थी definition. Growth definition include welfare definition and scarcity definition. Deductive method general to particular और inductive particular to general. आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू फॉल्स बताना हमें। According to Adam Smith, man is an economic man. True. According to Marshall, economics is a normative science. Positive science related to JB से false. The term micro and macro analysis by Ragnar Fish true है ये। Science is a practical but art is a theoretical, गलत बात है ये। आर्ट हमारा प्रैक्टिकल होता है, फॉल्स है। पॉजिटिव साइंस डज नॉट रिलेटेड विद वैल्यू जजमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट पर डेफिनेशन ट्रू है, ये मैंने बताया था आपको। कंजम्पशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनकम बट आल्सो ऑन द फ्यूचर इनकम, सही बात है, मैंने बताया ना। कंजम्पशन, प्रेजेंट इनकम, फ्यूचर इनकम, पास्ट इनकम।
वैल्यू पैराडॉक्स वाज डिपिक्टेड बाय लॉ ऑफ डिमांड। पीपीएफ इज आल्सो कॉल्ड पीपीएफ, यस इसके नाम है, ट्रू। ये मैचिंग देख लीजिए आप मैचिंग भी देख लीजिएगा। आपको कोई इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड। इसके बाद हमने डेफिनेशन करी है, सब चीज़ आगे की हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। डिफाइन वेल्थ, और वेल्थ कर चुके हैं। एक क्यूमुलेटिव समय पर हमारे पास कितना टोटल पैसा है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड को मनी बोलते हैं, और जब एक टोटल जो हमारा पैसा जमा हो चुका है उसको वेल्थ बोलते हैं। व्हाट इज मनी? एक सामान के बदले में हम जो एक्सचेंज करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कहलाता है। मार्केट मतलब जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है मोड। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब हम जो जिन चीज़ों को देख सकते हैं, फिक्स एसेट हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक, रॉ मटेरियल में हम पैसा लगाते हैं, उसको हम रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। शेयर्स में लगाते हैं तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इनकम का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो हम जो सर्विसेज देने के बाद हमें जो पैसा मिलता है, वो मेरा इनकम कहलाता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, जो सारे के सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरे दोस्तों फाइनली हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया अपना इकोनॉमिक्स का। तो दोस्तों आप इसको पढ़िए, मेरा पहला लेक्चर देखिए, मेरा ये वाला लेक्चर भी देखिए, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी आर डूइंग हार्ड वर्क। मैं अपने दोस्तों को भी बोल रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ उनको भी, वो भी आपको फाउंडेशन की मेरे फ्रेंड अकाउंट्स करा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आपके लिए ला रहे हैं। आप कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई एम AC, आई एम प्रदीप ध्यानी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, और कोई भी क्वेरी है फॉर्म से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आप मुझसे कर सकते हैं पर्सनली, एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। ओके, मुझे आप फेसबुक पे फॉलो करिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यहीं खत्म करते हैं। प्लीज आप पहला और दूसरा लेक्चर देखिएगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।